तो फिर आज हम फिर हाजिर हैं अपना दूसरा सेट लेकर सीटेट सीडीपी का, और चलिए इस सेट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन बी, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। ऑप्शन सी, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। ऑप्शन डी, यह बच्चों में आज्ञाप्रायणता पैदा करता है। बहुसंवेदनीय उपागम का अर्थ है जिसमें सभी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हों। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चे की, वो सभी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो, तो इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित किस लिए करना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा जो है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। ना कि कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, ये गलत है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ये भी गलत है। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने से बच्चों का अध्यापक की समय बचाने से कोई मतलब नहीं है। यह बच्चों में आज्ञाप्रायणता पैदा करता है, ये भी पूरी तरह से गलत है। इसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो विकास एक आयामी होता है, ये तो गलत होगा कि विकास केवल एक पक्ष में होता है, एक दिशा में होता है, ये भी गलत है। विकास एक असतत प्रक्रिया, ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप हमेशा सुनते आ रहे हैं मतलब विज्ञान जो शिक्षण शास्त्र है उसमें कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से परफेक्ट है। अधोगामी का मतलब हुआ कि समीप दूरस्थ विकास, जो समीप से दूर की तरफ होता है या केंद्र से बाहर की तरफ होता है। और शीर्षगामी का मतलब है कि जो वाइगोत्स्की ने एक टर्म दिया है सिफेलोकाउडल, उसका मतलब होता है शीर्षगामी, जो प्रीनेटल एज या जन्म पूर्व की अवस्था में बालक के विकास को बताता है कि गर्भावस्था में बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। पहले सिर बनता है, उसके बाद धड़ बनता है, फिर पैर बनता है। तो सिर से इस तरह से ये विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, ये पूरी तरह से सही है। अतः डी ऑप्शन परफेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है? ऑप्शन ए, अनुकूलन। ऑप्शन बी, अधिगम। ऑप्शन सी, समाजीकरण। ऑप्शन डी, परिपक्वता। तो अनुवांशिक विन्यास का मतलब ये होगा कि जो जीन्स अब बच्चा अपने माँ बाप से पाता है उसके प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये परिपक्वता कहलाती है। अब जो जीन अपने माँ बाप से बच्चा प्राप्त करता है, उसके हिसाब से उसके शरीर की रचना होती है, शरीर का विकास होता है, तो वो परिपक्वता हो जाएगा। ना कि समाजीकरण होगा, ना अधिगम होगा, ना अनुकूलन होगा। तो अनुवांशिक विन्यास का प्रकटीकरण परिपक्वता होता है। अतः ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। अब समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे टाइपिस्ट से गलती हुई है, तो समाजीकरण यहाँ डैश डैश है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक हो जाएगा और विद्यालय जो है हमारा समाजीकरण का द्वितीय कारक हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मीडिया से तो बालक बहुत बाद में मुखातिब होता है, ये प्राथमिक होगा नहीं। विद्यालय भी द्वितीयक है, क्योंकि पहला समाज तो बालक का परिवार है। इस तरह से ये भी गलत है। तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? क्योंकि ये सवाल जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं से है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 चरण बताए हैं, जिसमें पहला संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चों को काउंट किया है। और तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चों को शामिल किया है। तो चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके तहत उन्होंने 11 से 13 वर्ष के बच्चों को शामिल किया है, या 13+ भी आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 5 वर्षीय तो तीसरे में आ गई, जो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है।
5 वर्ष इसमें दूसरे में आ गई, 2 से जो 7 वर्ष वाला है। तो अब ये सवाल, चिकनी मिट्टी के गोले को वो दबाकर सांप बनाती है और उस नसीमा को यह लगता है कि जो मिट्टी का आकार बढ़ गया, जबकि ऐसा है नहीं, मिट्टी तो हमारी उतनी ही है और उसको उसने सांप का रूप दे दिया। तो जैसे सांप बनाया उसने, तो मिट्टी की मात्रा तो उतनी है, लेकिन उसको लगता है कि सांप बनाने से मिट्टी की मात्रा बढ़ गई। तो ये इसके लिए जीन पियाजे ने ये केंद्रीयता शब्द दिया है, जिसमें बालक किसी घटना के एक पक्ष को देखता है। इसका एक बहुत प्रचलित उदाहरण ये है कि अगर 2 ग्लास है, एक ग्लास लंबी है और एक ग्लास चौड़ी है, जब दोनों में समान मात्रा में दूध, पानी या जूस डाला जाता है, तो पतली वाली गिलास में ये ऊपर तक जाएगा और चौड़ी वाली गिलास में नीचे तक रहेगा। फिर भी दूध तो बराबर है, लेकिन बालक को लगेगा कि इस वाले में दूध या जूस ज़्यादा है। तो वो सिर्फ एक ही पक्ष को ध्यान में रखता है। तो इसलिए इसको जीन पियाजे साहब ने केंद्रीयता बोला है। इस तरह से ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लियो वाइगोत्स्की ने अपने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो लियो वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत दिया है। सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने, जब बच्चा खुद से बातें करता है किसी घटना पे, किसी समस्या पे, जब वो बच्चा खुद से संवाद करता है तो उसको उन्होंने निजी संवाद कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। तो ये तो पूरा रटने का विषय है, आप इसको रटना पड़ेगा कि उन्होंने खुद से बात करने को निजी संवाद कहा है। तो ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। पाड़ तो उन्हीं का दिया हुआ शब्द है जिसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि समस्या के बीच में जब बालक किसी समस्या को हल करता है, किसी प्रश्न को हल करता है, और उसके बीच में जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस समय दी जाने वाली अपने समवयस्कों द्वारा या टीचर्स द्वारा दी जाने वाली मदद को उन्होंने पाड़ कहा है। पाड़ का मतलब होता है ढांचा, जैसे उसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहा है। इस तरह से ये ऑप्शन गलत हुआ। निजी संवाद जो है, वाइगोत्स्की साहब ने बच्चों के खुद से बात करने को निजी संवाद कहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा जिसकी वकालत हमारा एनईपी करता है, एनईपी 2020 कर रहा है, पहले के दस्तावेज है एनसीएफ 2005 वो भी करता है। तो प्रगतिशील कक्षा में ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना गलत है, बार बार अभ्यास करवाना ये गलत है, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव ये भी गलत है। प्रगतिशील कक्षा में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार और दंड का प्रयोग बिल्कुल गलत है। इस तरह से सहयोगितापूर्ण अधिगम जो है ये प्रगतिशील शिक्षा का एक अंग है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ये सवाल हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। इसमें स्थानीय संबंध बुद्धि का संबंध चित्रकार से है, जो पेंटिंग वगैरह बनाता है या देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाता है, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे उनका सिर कहाँ है, धड़ कहाँ है, फिर हाथों की उंगलियों को बनाना, ये सब स्थानिक बुद्धि में आ जाएगा। अंतरावैयक्तिक बुद्धि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जब दूसरों की इच्छाओं को समझने की योग्यता है, उसको अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। जैसे इसमें एजेंट आ गया जो बीमा करता है, या टीचर हो गए, या राजनेता हो गए, जो सामने वाले की भावनाओं को समझकर उनके इच्छाओं को समझकर उसके अनुरूप बात करते हैं। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गया जो हम खुद से बात करते हैं। और प्राकृतिक बुद्धि जैसे कवि हो गया, रचनाकार हो गया जो कविताएं लिखते हैं, ये इनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है। इस तरह से ये गलत हुआ। दूसरों को समझने की क्षमता जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंदर आएगी। इस तरह से ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। हम इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। ये तो गलत हुआ, क्योंकि मातृभाषा की वकालत करता है हमारा एनईपी 20। ऑप्शन भी, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने, ऐसी कोई बाध्यता हमारा एनईपी नहीं करता है कि अंग्रेजी प्राथमिक होगी या हिंदी प्राथमिक होगी या मलयालम या केरला कोई प्राथमिक होगा। इस तरह की बाध्यता एनईपी में नहीं है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं।
द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, ये भी गलत है। द्विभाषी या त्रिभाषी या बहुभाषी को एनईपी अवसर के रूप में देखता है। इस तरह से बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जेंडर भूमिकाएं हैं जन्मजात व्यवहार, अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, आनुवांशिकता से निर्धारित। तो जेंडर भूमिकाएं, यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे हमारे समाज में अगर लड़की पैदा होती है तो ये मानना होता है कि वो माँ बाप के काम में हाथ बटाए, लड़के पैदा होते वो बाहर जाके काम करे या वो रिस्क ले और तमाम बड़े काम करे। तो इस तरह की जो भूमिकाएं बनाई गई हैं ये समाज द्वारा अधिग्रहित है, ना कि उसमें कोई जन्मजात लड़के में ऐसा गुण है और लड़की में वो गुण नहीं है, ना कोई जैविक संरचना है, ना कोई अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। ये समाज ने अधिग्रहित किया है, समाज की ही धारणा है, इसलिए ये जेंडर भूमिकाएं जो है अधिग्रहित व्यवहार है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है हमारा निरंतर क्रम में परीक्षा का आयोजन करना और उसके हिसाब से बच्चों का आकलन करना, जिसमें बच्चों के सभी पक्षों का आकलन हम करते हैं, वो सतत समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हमारे छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये तो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये ऑप्शन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा ही हम छात्रों की समझ को आंकते हैं कि उसने समझने में कहाँ त्रुटियाँ की हैं और किस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तथा कहाँ वो गलतियाँ रह गई हैं। इसको समझने में सतत एवं समग्र मूल्यांकन काफ़ी सहायक है तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करते हैं। बच्चे में क्या गलती है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, किस किस टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नीचे भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, गलत है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी गलत है। केवल सफल और विफल घोषित करना, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी शिक्षण शास्त्र के हिसाब से गलत है। इस तरह से ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसका उत्तर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही है उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही जगह दी जाए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो समावेशी शिक्षा हमारा एक ही छत के नीचे एक क्लासरूम में सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने की बात कहता है। इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ना कि किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को उसके हिसाब से अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना, ये भी ना ये कहता है, ना केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ना ये कहता है, और ये भी नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? पठन वैफल्य, यहाँ क की जगह आप फ पढ़ेंगे, मिस टाइपिंग हुई है। पठन वैफल्य जो कि गलत है, पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो ये साफ साफ स्पष्ट मालूम पड़ता है कि आलेख वैफल्य है। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है, ना कि गणन वैफल्य। गणन वैफल्य का मतलब डिस्कैलकुलिया से, जिसमें मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। न एवं ध्यान एवं अति सक्रियता विकार, ये भी गलत है। आलेख वैफल्य है, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, तो ये आलेख वैफल्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्रीय उपागमों एवं मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन डी पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। चलिए विचार करते हैं। मानकीकृत पद्धतियाँ मतलब कि कोई एक ही मानक बना के आप व्यक्तिगत विभिन्नता वाले क्लासरूम में आकलन मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, तो मानकीकृत पद्धतियाँ गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
शिक्षा शास्त्रीय उपागम में मूल्यांकनों के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन पूरी तरह से परफेक्ट है, फिर भी हम ऑप्शन सी और डी को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि सीटेट की सीडीपी का यही खेल होता है कि वो हमें चारों ऑप्शन में उलझा देता है। तो सी में पढ़ेंगे रटन आधारित, तो रटने जैसी कोई बात एनईपी और एनसीएफ सब सबके खिलाफ है, तो ये गलत हुआ। एक रूप शिक्षा शास्त्र, जब व्यक्ति विभिन्नता है तो आप एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल क्यों करेंगे क्लासरूम में, तो इस तरह से ये गलत हो गया। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन का मतलब कि इंग्लिश में से हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो साल भर की शिक्षा पूरी होने के बाद ली जाती है, जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसका जो आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। तो सिर्फ इसके बेसिस पे आप व्यक्ति की विभिन्नता को कैसे पूरा करेंगे। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि, मतलब पेपर पेंसिल आधारित बार बार परीक्षण, बार बार पेपर लेना बच्चों का और पुनर्स्मरण मतलब रटने पर बल देना, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से हमारा ये तीन ऑप्शन बी ऑप्शन जो है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। जब व्यक्ति विभिन्नता है तो आप मूल्यांकन के विविध साधन का भी उपयोग करेंगे। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों मतलब शिक्षण शास्त्रीय उपागमों या शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का आप उपयोग करेंगे। इस तरह से ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। इसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी आवेगशीलता, ऑप्शन सी सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो ये दोनों ऑप्शन हैं वो सोच में केंद्रीकरण या अभिसारी चिंतन, ये एक ही बात हो गई। तो सृजनात्मक बालक एक ही तरीके से क्यों सोचेगा। और आवेगशीलता ये तो बिल्कुल गलत है। आवेगशीलता, उच्च संवेग, इससे तो सृजनात्मकता आएगी नहीं। तो ऑप्शन ए जो हमारा है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का मतलब कि एक समस्या को, एक प्रश्न को, एक अवधारणा को बालक कई तरीके से समझता है, उसको परिवेश से भी जोड़ के पढ़ता है, उसे परिवेश से जोड़ के भी सीखता है अपने आस पड़ोस से। तो इस प्रकार से अपसारी चिंतन जो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ज्ञान की संरचना भाई सक्रिय अन्वेषण द्वारा ही होगी। जब बालक सक्रिय होके, स्वतंत्र होके, वातावरण से इंटरेक्शन करके, अंतरक्रिया करके, अपने सहभागियों से अंतरक्रिया करके जब सीखेगा तो संरचना और अर्थ निकाल पाएगा बच्चा। खेल द्वारा भी निकालता है, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। मान लीजिए कि एक ठोस, द्रव, गैस या इस तरह के पदार्थों पे वो अपने स्व अनुभव से प्रयोग करके भी वो संरचना और अर्थ ग्रहण करेगा। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, चर्चाओं द्वारा भी करेगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 जिसमें है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? सबसे अधिक बल देना चाहिए तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, ये तो बिल्कुल गलत होगी। इस तरह से ऑप्शन गलत हो गया। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, किसी का निष्क्रिय अनुकरण, ये भी गलत है। उद्दीपक अनुप्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, ये भी गलत है। सब परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन जो है, इस पर विद्यालयों को सबसे अधिक बल देना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है तो उनमें से किस भावना की कौन सी भावना उत्पन्न होगी? उत्कंठा गलत, गुस्सा गलत। जब बालक अपनी सफलता को या अपने सीखने को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है, इसका मतलब कि वो बच्चा खुद जागरूक होकर अधिगम किया है या अधिगम कर रहा है, तो उससे उसमें गर्व की अनुभूति होगी, ना कि ये नेगेटिव जो भी हैं तत्व इनकी ये उत्पन्न होंगे। तो गर्व, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात जो गलत है हम उसको पहले, अब सही नहीं है इसको ध्यान से देखें आप, और अब इसमें जो गलत है उसको हमें चूज करना है, वही सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा।
इस प्रकार से हमें लग रहा है ये ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, जबकि जब उसने गलत धारणा कोई बनाई हुई है तो उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको क्लासरूम का हिस्सा बनाना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए। तो ये गलत हुआ, तो सही नहीं है, इसके हिसाब से ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसमें नहीं आ रहा है, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, देखते हैं। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होती हैं, निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज को दर्शाती हैं। तो ये भी सही है। तो जो सही नहीं था वो हमें छांटना था, तो ये भी गलत हो गया। जो सही नहीं था वो ऑप्शन ए विकल्प था। अतः हमारा ये सेट अब यहीं ख़त्म होता है। अपना फीडबैक देना न भूलें।